नेट पीवाईक्यू के अगले सेशन में आपका स्वागत है। पेपर 3 स्टार्ट कर दिया था हमने और 1 से लेकर 22nd क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे और साथ ही साथ हमने पेपर 2 भी कवर कर लिया है 2012 का। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 के आगे हमारे पेपर 3 की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम है किस टाइप के आते हैं। एक तो पहला आता है आपको एमसीक्यू टाइप, सेकंड आता है आपको मैच द फॉलोइंग और थर्ड आता है आपको एजर्शन और रीजन वाला। ठीक है, अभी तक ये 3 टाइप्स हम मेनली देख रहे हैं। अब इसकी बात करें तो लिस्ट 1 में आपको दिए हुए हैं कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में बात की गई है डिसऑर्डर्स की। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर होता है उसकी बात की गई है। कौन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगोराफोबिया दिया हुआ है, देन आपको स्किज़ोफ्रेनिया दिया हुआ है, देन नार्कोलेप्सी दी हुई है और मेनिया दिया हुआ है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या क्या दिए हैं कि ये जो डिजीजेज हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इनमें क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे आप पहले बात कर रहा है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी की, फिर यहाँ बात कर रहा है रैपिड स्पीच एंड फ्लाइट की, ऑफ आइडियाज की, फिर बात कर रहा है एक्सेसिव फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस की, और फिर बात कर रहा है वो कैटाप्लेक्सी की। ठीक है, तो इसका आंसर देने का हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे दिया हुआ है एगोराफोबिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको क्या होता है, एक्सेसिव फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस। आप भीड़ में जाने से बचते हैं। ठीक है, कि भीड़ में आ जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और आपको क्या होता है, क्राउडेड प्लेसेस से क्या होता है, आपको फियर होता है ना। आप बस स्टैंड में जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, आप पार्टीज में फंक्शंस में जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है और उसका फियर होता है आपको। ठीक है, तो ये सिंपली होता है आपका एगोराफोबिया। ठीक है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको क्या मैच करना है, हमको मैच करना है ऑप्शन नंबर आर के साथ। हमको यहाँ पे मैच करना है ऑप्शन नंबर आर के साथ 1 ना। ऑप्शन नंबर आर के साथ हमको मैच करना है 1, यानी एक्सेसिव फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस कहाँ पे होगा, आपके एगोराफोबिया के अंदर होता है। ठीक है, तो आर के साथ 1 हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, आर के साथ हमको 1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और नीचे भी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो आर 3 जगहों पे है, मतलब इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा। ये तो हमको करेक्ट कर लिया कि एक्सेसिव फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस कहाँ पे होता है, एगोराफोबिया के अंदर होता है। लेकिन दूसरा अगर हम देखें, जज करने का ट्राई करें, तो दूसरे में हमको दिया हुआ है यहाँ पे हम जो जिससे हम परिचित हैं बहुत ज्यादा, वो है स्किज़ोफ्रेनिया, है ना। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपके थॉट्स हैं, वो बहुत रैंडम हो जाते हैं ना। इसको अगर यहाँ पे मैच करने का ट्राई करें तो क्या होगा, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ही वैक्सी हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। ठीक है, तो पी के साथ हमको क्या मैच करना है, हमको सेकंड मैच करना है और इसी के अकॉर्डिंग हम आ जाते हैं अपने करेक्ट आंसर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, पी के साथ 2 यानी स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही वैक्सी हो जाती है। फिर एक्सेसिव फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस क्या देता है हमको, हमको देता है वो एगोराफोबिया के अंदर। ठीक है, फिर बात करें आपका आपका है एस के साथ थर्ड, यानी कैटाप्लेक्सी किसके अंदर होती है, आपके नार्कोलेप्सी के अंदर आपको कैटाप्लेक्सी महसूस होती है। और मेनिया जो होता है ना, मेनियक जो बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रैपिड स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज। आपकी जो आइडियाज हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, इसकी स्पीच कैसी होती है, इसकी गति बहुत फास्ट हो जाती है ना, रैपिड हो जाती है। आप एक पल में सोचते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा और अगले ही पल आप ये सोचते हैं कि मैं क्रिकेट स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, और इस तरह के आइडियाज भी आपके क्या होते हैं और आप जल्दी जल्दी बात करते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपके मेनिया के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है हमारा, करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सेसिव फियर ऑफ क्राउड में क्या होता है, एगोराफोबिया। देन क्यू के साथ 4। ठीक है, यानी कि रैपिड स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर क्या होगा, आपका मेनिया होगा। आर के साथ 1 यानी फियर ऑफ में एगोराफोबिया। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा, आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और आपकी नार्कोलेप्सी के अंदर क्या होगा, आपकी कैटाप्लेक्सी होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसको अगर एनोवा के बारे में नहीं मालूम है। इन द टू वे एनोवा बोल रहा है वो विद ए एंड बी एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एनोवा में क्या होता है, आपके ए और बी वेरिएबल्स जो है वो क्या दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं। इफ द एफ रेशियो है ना, उसको काउंट किया गया कैसे, कंप्यूट किया गया कैसे, एम एस ए इंटू बी डिवाइड बाई एम एस 4 एम एस डब्ल्यू इज सिग्निफिकेंट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन इफेक्ट क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। इस पे अभी ज्यादा मत जाइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको एनोवा के बारे में नहीं मालूम है तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल लेसियन। ठीक है, क्रायोजेनिक लेसियन, एस्पिरेशन लेसियन, रेडियो फ्रीक्वेंसी लेसियन और नाइफ कट लेसियन। ठीक है, सिंपल सा है, आपका जो क्रायोजेनिक लेसियन होता है वो क्या होता है, एक रिवर्सिबल लेसियन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 26 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। हम चाहेंगे कि ये 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप खुद ट्राई करें। ठीक है, आपको मालूम है बायस क्या होता है, ऑलराइट, वेरी गुड। तो टाइप्स ऑफ बायस आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, एंकरिंग क्या होती है, हिंडसाइट क्या होता है। हिंडसाइट को आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि हिंडसाइट आपसे बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, या तो आपको डायरेक्टली हिंडसाइट तो नहीं पूछेंगे,
लेकिन आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से कहीं ना कहीं आपको हिंट साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप आज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं तो भविष्य में इन फ्यूचर जब भी आप हिंट साइड दिखेंगे तो आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करेंगी। राइट, उन्होंने कहा है एंकरिंग में क्या होता है, मेकिंग एस्टिमेट्स फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू, हिंडसाइट के अंदर एग्जिस्टिंग पास्ट इवेंट्स बाय करंट नॉलेज, फ्रेमिंग फ्रेजिंग ऑफ सिचुएशन ऑफ गाइड्स बाय डिसीजन, और रिप्रेजेंटेटिवनेस में क्या होता है, आपकी मोस्ट स्टीरियोटिपिकल एग्जांपलर्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो कॉग्निशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इसको हमको जमाना है कौन सी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले सिंपल टास्क कॉग्निशन का, देन C1 में क्या आएगा, थोड़ा टफ टास्क, फिर C2 में कॉग्निशन और स्ट्रांग होगा, C3 में और स्ट्रांग होगा। तो ये आपको क्या बताना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, कंस्ट्रक्टिव प्ले, ड्रामेटिक प्ले, फंक्शनल प्ले एंड गेम्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका ड्रामेटिक, ठीक है, फिर आएगा आपका फंक्शनल, फिर आएगा आपका कंस्ट्रक्टिव, और फिर अंत में आएगा गेम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपकी किसका, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, 2, 3, 1, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 28 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सम पीपल बिलीव दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स ब्रिंग लक एंड हेल्प देम इन बीइंग सक्सेसफुल, सच सुपरस्टिशंस मे बी द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, तो आपके घर में, परिवार में, या फिर आपके आस पड़ोस में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी चाबी अपने साथ रखी है तो एग्जाम पास कर लेंगे, या फिर अगर वो दही शक्कर खा के जाते हैं तो वो पास कर लेंगे एग्जामिनेशन। ठीक है, या फिर इसी प्रकार के कुछ मिथ्स जो होते हैं वो मान के बैठते हैं, और इससे क्या होता है, वो जानते हैं कि सक्सेसफुल बनने में उनकी मदद ये कर रहा है, और लक का फैक्टर भी मदद करता है। ऐसे फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, इनसाइट, बी है अ प्रोग्राम ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, ऑटो शेपिंग होती है, या टोकन इकोनॉमिक सिस्टम्स। करेक्ट आंसर है इसका सिंपली ऑटो शेपिंग। ठीक है, आप देख देख के क्या करते हैं, अपने आप को ऐसा ही शेप कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एक्स पर्सन ने कहा हो कि ये होने से मेरे क्या किया, लाइफ में सक्सेस हो गया, ठीक है, मुझे लक मिला, लेकिन हो सकता है वाई पर्सन को नहीं मिला हो सकता है जेड पर्सन को मिला हो, ए पर्सन को मिला हो, है ना। तो क्या होगा, आपका ऑटो शेपिंग हो रही है ना, इनका सुन के इनका सुन के इनका सुन के क्या होगा, आपकी शेपिंग होती जाएगी और आप भी वो करने लग जाएंगे। ठीक है, ये था आपका ऑटो शिपिंग का एग्जांपल। अब बात करते हैं यहाँ पे एसर्शन आपको दिया हुआ है, अगेन सेकंड टाइप का क्वेश्चन, रीजन दिया हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं कि फियर और स्ट्रेस प्रायर टू सर्जरी हैज बीन एसोसिएटेड विद स्लोअर पोस्ट सर्जिकल रिकवरी इंक्लूडिंग डिलेज इन वुंड हीलिंग। ठीक है, आपका डर और स्ट्रेस के कारण यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके एसर्शन के अंदर। रीजन क्या दिया है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस फिजिकल इलनेस। ऑब्वियसली ये तो हमने हजार बार पढ़ा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो करते हैं वो फिजिकल इलनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग बात हो रही है, यहाँ पे अलग बात हो रही है, ये कहीं भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर तो ट्रू, ए तो सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका फोल्डिंग इसका आंसर है, अगर आपको जानना है क्या कैसे होता है तो हमने पुराने वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे 31 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ ध्यान देना है, आपको फोकस रखना है कि आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, बताना है, करेक्ट मैच नहीं, नॉट करेक्टली। ठीक है, पहला है आपका फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जांपल क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस, फैक्टर रोटेशन मेथड, प्रोमैक्स दिया हुआ है, इंटर फैक्टर कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन ऑर्थोगोनल फैक्टर्स, और कैटल्स क्री यानी प्लॉट टू डिसाइड नंबर ऑफ फैक्टर रिटेन फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, इसको आप बाद में कर सकते हैं। 32 नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर स्टेजेस ऑफ अ स्लीप बाउट। ठीक है, आपकी जो स्लीप होती है उसकी सीक्वेंस क्या है, राइट सीक्वेंस क्या है आपकी स्टेजेस का, सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर बी 3-2 REM2 इस टाइप की स्लीप होती है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन, चाइल्ड यूजिंग होल आर्म मूवमेंट इन राइटिंग बिफोर ही यूजेस हिज फिंगर्स इन होल्डिंग अ पेन और पेंसिल इज इंडिकेटिव ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। सिंपली आपके लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, कोई भी बच्चा जो क्या करता है, चाइल्ड यूजिंग होल आर्म मूवमेंट ना, पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, इन राइटिंग बिफोर ही यूजेस हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स के पहले, पेन उठाने के पहले क्या करता है, वो पूरे आर्म का इस्तेमाल करता है। किसका एग्जांपल है ये, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल का। ठीक है, उसको लगता है चीजें दूर है पास है, वो आप पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट अ मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स अ लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज प्रीमैक प्रिंसिपल। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक ऐसी एक्टिविटी बताएंगे जिसको प्रेफर करते हैं बच्चे, या फिर उनके बिहेवियर को शेप करने के लिए, और फिर बताएंगे बाद में उनको लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी के बारे में। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रीमैक प्रिंसिपल।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल, ये हमने अभी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी जो एनसीईआरटी समरी चल रही है उसमें इसको डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल, आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये कौन से सन में आया, 19 कौन से सन में आया एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल। मॉडल और ह्यूमन मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज करेक्ट, ए बी सी डी। ठीक है, सिंपली आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सेंसरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन जाएगी, देन अटेंशन होगा, देन एसटीएम में, देन इसकी इलेबोरेटिव रिहर्सल करेंगे आप, और फिर अंत में आ जाएगा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एट्रीब्यूशन आपको बताया है। अगर आपने सोशल साइकोलॉजी का एडवांस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, वहां बताया है चिल्ला चिल्ला के कि एट्रीब्यूशन क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वी डिटरमाइन द कॉजेज बिहाइंड अदर्स बिहेवियर इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन विच एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। ये काम करता है आपके कंसेंसस पे, कंसिस्टेंसी पे और डिस्टिंक्टिवनेस पे। ठीक है, ये सब क्या चीजें होती हैं, ये सोशल साइकोलॉजी के अंदर आपको कवर किया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 37 नंबर का क्वेश्चन है, डेलिब्रेट एप्लीकेशन ऑफ नोन स्ट्रेटजीज टू टास्क, प्लानिंग देयर यूज इन एडवांस, monitoring them in action, evaluating their output and modifying subsequent behavior on the basis of performance is called क्या है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ठीक है, सिंपली एग्जांपल किसका है, ये है एग्जांपल इग्नू से एमए करने वाले बच्चों का। ठीक है, क्या करते हैं वो, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन, वो कहता है आपसे एट व्हाट लेवल डू वी अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस ऑफ अ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। किसी भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर का हम कंप्लीट मीनिंग कब समझते हैं, कब सेंस उसका हमको क्लियर होता है, उसके प्रोसोडिक काउंटर के दौरान, है ना। फिनोम सिंटेक्स तो बात अलग हो गई, यहाँ पे दोनों ही अलग चीजें हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वी अंडरस्टैंड, सवाल पे ध्यान दीजिए, डू वी अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस ऑफ अ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट 39 नंबर का, इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज of common variance shared by the two variables arrange the following correlations in descending order। कैसे जमाना है हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले जो दूर का है वो पहले आएगा और फिर पास में आते जाएंगे। ठीक है, सबसे दूर क्या दिख रहा है आपको, -0.70, देन क्या दिख रहा है 60.60, देन क्या दिख रहा है -0.50 और 0.40। अगर इसको हम इस पे बनाएं टेबल पे तो ये आपका 0 है, यहाँ पे आपका -0.70, फिर आपका -0.50 और यहाँ पे आपका क्या है 0.40 और फिर 0.60। ठीक है, ये सबसे दूर है, देन आपका ये है, देन ये है, देन ये है। ठीक है, 3124 इज द करेक्ट आंसर। देन बात करें हम नेक्स्ट 40 नंबर के क्वेश्चन की। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये कहता है व्हाट डू कैरेक्टराइज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। आरईएम स्लीप की बात, अगेन एक और क्वेश्चन आ गया आरईएम स्लीप से, अभी हमने ऊपर देखा था सवाल आया था, अभी फिर से सवाल आ गया। डेल्टा वेव्स, लॉस ऑफ मसल टोन, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स और फिर अंत में हाइयर सेरेब्रल एक्टिविटी, है ना। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डेल्टा वेव से कोई मतलब नहीं है इसका। व्हाट डू कैरेक्टराइज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, केवल आरईएम स्लीप की बात कर रहा है। इसके ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर 2, 3, 4। लॉस ऑफ मसल टोन, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होंगी और हाइयर सेरेब्रल एक्टिविटी हो जाती है आपकी आरईएम स्लीप के दौरान। अब बात करते हैं नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस क्या इंडिकेट करता है। सिंपली आप इसको याद कर लीजिए, थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी अप टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है, किसी दो चीजों के बीच सहसंबंध, है ना, ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, इस तरह की बातें। तो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी अप टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की एक निश्चित लेवल तक, एक पॉइंट तक क्या बताएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा तो क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये था आपका 41 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं